एक सूट दिया गया उस इंसान को जो कभी उसे पहनने लायक ही नहीं था। किम जी वॉन, एक लड़का जो बिना माँ बाप के बड़ा हुआ, जिसका हर दिन अंधेरे में गुजरा, जिसने जिंदगी से कुछ नहीं पाया सिवाय दर्द के। उसके लिए एक काली हुडी ही काफी थी, एक चादर जिसमें वो अपने अस्तित्व को छुपा सके। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक छोटी सी गलती, एक अनजानी टकरार, और उसकी छुपी हुई ताकत दुनिया के सामने आ गई। अब वो है व्हाइट नाइट का हिस्सा, एक शहरों में काम करने वाली स्पाई ऑर्गेनाइजेशन, जहां हर मिशन एक जंग है और हर एजेंट एक खौफ। पर यह कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है। ये कहानी है एक लड़के की जो अपनी पहचान ढूंढ रहा है, अपने लिए एक ऐसी आउटफिट जो सिर्फ उसी को सूट करती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बुचर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम कई सारे पिग्स को काट के लटकाया हुआ देखते हैं। तभी हम दो आदमियों को उनके बीच जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक बुचर होता है और एक सूट पहना हुआ आदमी बुचर से पूछता है कि हमारे पास कितना मीट बचा हुआ है। बुचर कहता है, पास 2 और है, इस बार तो हमारे पास 5 आए थे। तभी सूट वाला आदमी कहता है कि इसका ध्यान रखना कि सभी चीज ऑर्गेनाइज्ड हो, क्योंकि हमारे पास इस बार एक बड़ी डील आने वाली है कुछ दिनों में। बुचर कहता है, कोई बात नहीं, यह हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। फिर बुचर गेट खुलता है और तभी सामने ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही होती है और कई सारी लाशों को लटकाया होता है और नीचे जमीन पे फेंका हुआ होता है। और तभी सूट वाला आदमी कहता है, अगर ये डील हो गई तो हमें कुछ समय के लिए पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इस बात का ध्यान रखना कि इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं हो प्रिपरेशन में। तो बुचर कहता है, बिल्कुल इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगी प्रिपरेशन में। लेकिन तभी वह आदमी पर अटैक कर देता है और कहता है कि इस बार मेरे पास खाने के लिए ज्यादा होगा। हम बॉडीज को बुचर करने के लिए लाते हैं और हमें ही पैसा मिलना चाहिए। लेकिन जो सूट वाला आदमी होता है वह बुचर की तरफ एकदम ठंडी निगाहों से देखता है और बुचर इस बात से शॉक हो जाता है कि उसने जो अटैक किया था, अटैक से सूट वाले आदमी को एक खरोच भी नहीं आई और बुचर नाइफ उसके सूट पे ही रुक जाता है। बुचर शॉक होकर सोचता है कि ये क्या हुआ, नाइफ अंदर क्यों नहीं जा रहा। तभी सूट वाला आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि ये कितना एक्सपेंसिव सूट है, ये बहुत एक्सपेंसिव और स्पेशल है और इसीलिए यह स्टैब प्रूफ है। तो बुचर घबरा के पीछे हट जाता है और बोलता है कि यह तुम क्या बकवास कर रहे हो। और तभी आदमी अपनी टाई पकड़ता अपने सूट की पावर एक्टिवेट करता है और बुचर के जस्ट पीछे आ जाता है और उसको जोर से जमीन पर पटक के मारता है, जिसको देख के पीछे वाले जो आदमी होते हैं वो डर जाते हैं। और तभी पता चलता है कि यह बॉडी डिस्पोजल कंपनी का हेड ली हंग है। तभी हम बुचर को देखते हैं जिसका कि पूरा थोपड़ा बिगड़ चुका होता है और सूट वाला आदमी बोलता है, साले सब कुत्ते हैं, इनको जब भी मौका मिलता है तब धोखा दे देते हैं। तभी ली हांग पीछे देखता है और पीछे खड़े आदमियों से कहता है कि इसको काट के बेच दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर में हमारे हीरो को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने देखते हैं। तभी वो बोलता है कि मैं तो पूरी तरीके से टूट गया हूँ, मेरे स्टॉक मार्केट के शेयर्स भी बहुत नीचे चल रहे हैं और अब क्रिप्टो करेंसी भी पूरी क्रैश हो गई है। ये डिलिस्ट क्यों हो गया है। वो गुस्से में टेबल पे लात मारता है और कुर्सी के साथ नीचे गिर जाता है और वह गिरने के बाद बोलता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है। नहीं, मेरी लाइफ पहले से ही ऐसी थी, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, बस सेम चलती जा रही है, कोई माँ बाप नहीं, ये दुनिया ऐसी ही है। फिर उसके बाद वह उठता है और सोचता है कि मुझे नदी में डूब के मर जाना चाहिए। पेड़ बहुत लकी होते हैं कि उनको पीना नहीं पड़ता, कि मैंने अपनी डिपॉजिट मनी भी खत्म कर दी है। क्या मुझे एक कन्वीनियंट स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। तभी उसे डोर पर कोई नॉक करता है और बोलता है, किम जिन क्या तुम इधर हो। भी वो गेट खोलता है और बोलता है, हेलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे अगले हफ्ते लौटा दूंगा। सामने खड़ा हुआ आदमी बोलता है, तुमने अपना फोन क्यों नहीं आंसर किया जब मैंने कॉल किया था। तो किम जिन बोलता है, मैंने आंसर नहीं किया, और शायद फोन साइलेंट पे था। तभी वह आदमी बोलता है, पर मैं यहाँ अभी पैसा कलेक्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, $50 मिलेंगे एक जॉब का। और वो समझाता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें ड्रग्स कैरी करना है या तुम्हें कुछ फिशिंग करनी है, लेकिन यहाँ पर यह थोड़ा इलीगल है, लेकिन उतना भी खराब नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक ग्रेवयार्ड पर, जहाँ पर लोग डेड बॉडीज को खोद कर निकाल रहे होते हैं और वह हमें बताता है कि इस जॉब में तुम्हें मरे हुए लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। और तभी एक आदमी उनके ग्रुप में बोलता है, रुको, यह वर्क को रोको। और अपना किम जिन अपने मन में सोचता है, डेड पीपल के साथ डील करना, यह तो मतलब उन बॉडीज को ग्रेव से निकालना हुआ। और तभी सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है। जब वो जॉब किम जिन को ऑफर होता है, तब सामने वाला आदमी उसको बता रहा होता है कि फार्मा कंपनी
मेडिकल डिवाइस फर्म, कॉस्मेटिक ब्रांड और कई सारे इंडस्ट्री होती है जिनको लाशों की जरूरत पड़ती है। हमारी जॉब है कि हम लाशें सप्लाई करते हैं और जो बहुत पहले मर गई होती है वो बेकार होती है। इसलिए हम नई लाशों को ढूंढते हैं जो कि फ्यूनरल होम में हमें पता चल जाता है और हम उसको रात में साइलेंटली मैनुअल लेबर के थ्रू निकालते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से ग्रेवयार्ड पे दिखाया जाता है। जिस आदमी ने काम रोकने के लिए बोला था वह बोलता है कि इस साइट को वापस से नॉर्मल कर दो और हमारा हीरो सूट वाले आदमी को देख के बोलता है कि क्या वो बॉस है, और वह मन में सोचता है कि यह तो एक जर्क की तरह लग रहा है। और तभी हम देखते हैं जो लेबर होती है वो इस साइट को रिस्टोर कर रहे होते हैं और तभी जो हमारे किम जीन का दोस्त होता है वो आता है और बोलता है कि क्या यह मैनेजेबल है। तो किम जीन बोलता है कि हाँ, यह बुरा नहीं है, इसमें पैसे अच्छे मिल रहे हैं और वर्क उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और यह ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को मार रहे हो। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ज्यादा डेंजरस जॉब्स हैं हमारे पास। और तभी वह एक बहुत इविल सी हंसी हंसता है और बोलता है कि यह कॉमन तो नहीं है पर कभी कभी हमें यह करना पड़ता है। और तभी पीछे से एक आदमी हमारे किम जीन को जोर से मारता है एक शवल के साथ और हमारा किम जीन सीधा नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कभी कभी हमें फ्रेश वाले की भी जरूरत पड़ती है। तो जिस आदमी ने हमारे किम जीन को मारा होता है वह उसकी तरफ देख के बोलता है कि क्या तुम श्योर हो। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, एकदम पक्का, यह बहुत ओल्ड भी नहीं है, इसके कोई पेरेंट्स भी नहीं है और इसके रिलेशनशिप जो है वो सबके साथ बहुत खराब है, तो इसके लिए कोई देखेगा नहीं। और तभी जो सूट वाला आदमी होता है वो बोलता है कि मैं यह मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें एक अच्छा बोनस मिले और तुम्हें इसको मारना नहीं है, बस इसको एक वेयर हाउस में बंद कर देना और ये श्योर करना कि इसको बहुत अच्छे से पैकेज किया जाए, इसको एक गिफ्ट की तरह लगना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक कोल्ड स्टोरेज को जहां हमारे किम जीन को बांध के रखा गया होता है और तभी उसकी आंखें खुलती है और वो एकदम से पैनिक हो जाता है और आजू बाजू देखता है तो वहां कई सारी पैक्ड लाशें पड़ी होती हैं और तभी वह झटपटाने लगता है और इधर उधर देखता है। फिर सोचता है कि यहाँ तो कॉप्स रखी हुई है, क्या यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। ओ शिट, उस कमीने ने मुझे इस बार इस चीज के अंदर खींच लिया है। वो यह प्लान कर रहा था कि वो मेरी बॉडी सेल कर सकता है। अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ से भागना है। और तभी वह बोलता है कि काम रहना पड़ेगा, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा और चलो पहले इस रस्सी को खोलते हैं। इतना ही सोचने के बाद जब वह सामने की तरफ देखता है तो उसे एक आदमी की आवाज आती है और वह मन में सोचता है यह वही है। और एक हमें उस गेट के बाहर एक आदमी को चाबी हाथ में घुमाते हुए गेट की तरफ आते हुए दिखाया जाता है और यह और कोई नहीं, वो किम जीन का कमीना दोस्त होता है। और वह बोलता है कि मेरे को उसके लिए सॉरी तो फील होता है लेकिन वो मेरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है और मुझे मेरा बोनस मिला तो मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि वह मरे या जिए। और तभी वह गेट खोलता है और अपने मन में सोचता है कि क्या वो अभी भी सो रहा है और वो बोलता है किम जीन उठ जाओ, अब तुम हेवन जाने वाले हो। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है किम जीन उसके मुंह पे बहुत जोर से अटैक करता है और बोलता है तुम कमीने कहीं कि तुम हरामखोर, तुम मेरी बॉडी बेचना चाह रहे थे। और वह उसे बहुत मारता है, तब तक मारता है जब तक उसका मुंह एकदम बिगड़ नहीं जाता। और तभी वो सामने की तरफ देखता है, बोलता है धोखेबाज साला, मैंने इस पे ट्रस्ट किया लेकिन यह हरामखोर मेरे को यहीं फंसा गया। और तभी वह बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और जैसे ही वह बाहर निकलता है वह देखता है कई सारे लोग जो एक ग्रुप में खड़े होते हैं और वह उसकी तरफ देख रहे होते हैं और ये चीज देख के वह घबरा जाता है। और तभी उसको एक आदमी गिरा देता है और बोलता है कि शांत हो जाओ। और हमें पता चलता है यह बॉडी बायर है, वह हेल्थ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजर चोई होता है। और सूट वाला आदमी इसको देख के बोलता है मुझे माफ कर देना, तुमने कहा था तुम्हें एकदम फ्रेश बॉडी चाहिए, इसलिए मैंने इसको प्रिपेयर किया था। क्योंकि यह जिंदा है इसलिए यह थोड़ा ट्रबल दे रहा है। और जो मैनेजर होता है वह बोलता है कि यह तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। तभी सूट वाला आदमी बोलता है कि हमें बॉडीज कहाँ डिलीवर करनी है और मुझे इस बार तुम्हारे सुपीरियर से भी मिलना है। तो मैनेजर बोलता है कि मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि वो अवेलेबल होंगे। और वो यह बोलता है कि डिलीवरी को हमारे वेयर हाउस तक पहुँचा दो, सुपीरियर से मिलना तो मेरे लिए भी आसान नहीं है। और तभी एक आदमी जो पीछे खड़ा होता है वो बोलता है कि मेरे को बॉस से कॉल आया। और वो जाके उस मैनेजर के कान में कुछ बोलने लगता है। तब मैनेजर बोलता है क्या सच में? और वह सूट वाले आदमी की तरफ देख के बोलता है एक बहुत अच्छी न्यूज आई है और अब हमारी बिजनेस की जो बातें हैं वो चेंज हो सकती है।
तो सूट वाला आदमी कहता है कि कोई अच्छी न्यूज ही होगी, और मैनेजर बोलता है कि यह उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें एक टिप मिली है कि तुम एक स्पाई हो। और तभी चारों तरफ से लोग उसको घेर लेते हैं और उसकी तरफ एक अटैक आता है जो उसको लग भी जाता है और वो नीचे गिरता है। और मैनेजर बोलता है कि क्या पुलिस हमारे मामले में टांग अड़ा रही है और हमें हमारी छानबीन कर रही है। और हमें सारे लोग देखते हैं जो सूट वाले आदमी की तरफ दौड़ते हैं और बोलते हैं कि इसको पकड़ो। लेकिन तभी वह सूट वाला आदमी अपनी टाई पकड़ता है और अपना सूट एक्टिवेट करके तेजी से सबकी तरफ बढ़ता है और सबको मारने लग जाता है। और पीछे से भी अटैक आ रहे होते हैं उसकी तरफ, लेकिन वो सबको डॉज करता है और एक आदमी के मुंह पे पंच मारता है जो इससे सीधा उसका पूरा चेहरा ही बिगड़ जाता है। और जब पीछे से एक आदमी उस पे रड़ मारता है तो उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी वह पीछे की तरफ देखता है और फिर वह सबको एक ही साथ मारने लग जाता है और कुछ ही देर में वह पूरी फाइट कंप्लीट कर देता है। इस चीज को देख के हमारा किम जी अपने मन में सोच रहा होता है कि यह क्या हो रहा है, ये आदमी एक स्पाई कैसे हो सकता है। तभी मैनेजर बोलता है कोई आदमी ऐसा कैसे मूव कर सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और वह बोलता है कि मैं बंदे लेने जा रहा हूं। और किम जीन की तरफ देखकर बोलता तुम इस पीछे पड़े हुए आदमी का ध्यान रखना। और तभी उसके बाजू में खड़ा एक आदमी और वो किम जीन की तरफ जा रहा होता है। और किम जिन मन में सोचता है नहीं, अगर तुम्हें कुछ करना ही है भागो, लेकिन मेरे पास मत आओ, दूर रहो। लेकिन जैसे ही वह आदमी किम जिन के पास आता है वह स्पाई उसको एक जोर से पंच मारता है और वो आदमी दूर फेंका आ जाता है। तभी हमारा स्पाई आता है और किम जिन के मुंह से टेप हटाता है और वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। हमारा हीरो बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या यह तुम्हें ठीक लगता है। तो वह स्पाई बोलता है कि तुम्हें इस मैच में इन्वॉल्व करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन हमें एक चारा चाहिए था जो इन आदमी लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे। तभी किम जिन बोलता है कि यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी और देखो अब क्या हो गया, अगर वो लोग वापस आए तो क्या हो गया। तो सूट वाला आदमी बोलता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। तो हमारा हीरो गुस्से में बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी वह स्पाई अपनी पैंट उतारने लग जाता है और हमारा हीरो बोलता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। तो स्पाई बोलता है कि कुछ अजीब मत सोचो, यह एक स्पेशल सूट है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। यह बुलेट प्रूफ है और स्टैब प्रूफ है। यह तुम्हारे सिंक्रोनाइजेशन रेट पे डिपेंड करता है और यह तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देता है और तुम्हें स्पेशल पावर्स देता है। इस एबिलिटीज को तुम फाइट में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यूज किया था। इसको पहनो और यहाँ से भाग जाओ। तभी हमारा हीरो देखता है उसको और बोलता है तो इस सूट की वजह से ही तुम इतने फास्ट है। किम जिन जब सूट लेता है तो उस स्पाई की तरफ देख के बोलता है फिर तुम्हारी क्या। तो स्पाई बोलता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। तो तभी हमारा हीरो वो सूट पहनता है और बोलता है ठीक है, मैं इसको पहन रहा हूँ और मैं एस्केप करके पुलिस को बुलाता हूँ। यहाँ तभी वह बाहर की तरफ जा रहा होता है और हमारा सूट वाला आदमी उसको एकदम ठंडे लुक से देखता है और तभी अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम पुलिस को बुलाने चाह रहे हो, लेकिन मैं सॉरी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें सूट दे दिया, क्योंकि अब मैं तुम्हें वापस एक बेट की तरह इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और तभी वह बोलता है क्या तुमने वह सुना, मैंने उसको को रिलीज कर दिया है, तो अब सूट को एक्टिवेट कर दो। ये चीज वो अपने ईयरफोन पे अपने किसी टीममेट को कह रहा था और वो बोलता है कि जितना हो सके उतना टाइम बचाओ मेरे लिए, क्योंकि मैं इस फाइट से बहुत थक गया हूँ, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच बैठी होती हैं और वह कहती हैं ठीक है टीम लीडर, मैंने नियर बाय एजेंट्स को गैदर कर लिया है। और तभी और वह बोलती है कि क्योंकि आप रियल टारगेट नहीं हो तो आपको इमीडिएटली नहीं मारेंगे, तब तक हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। और तभी कई सारे बंदे किम जिन के सामने आ जाते हैं और उसको देख के बोलते हैं यही लॉन्ग हेयर सूट वाला आदमी है, इसको पकड़ो। और तभी किम जिन अपने मन में सोचता है कि इन्होंने मुझे ढूंढ लिया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन मैं इस सूट को पहनने के बाद भी फास्ट क्यों नहीं भाग पा रहा हूँ। और वह शॉक में इधर देखता है जहाँ पर और बंदे आ गए होते हैं और वह भी यही बोलते हैं कि देखो यही वह बंदा है जो कि सूट में है। और हमारा हीरो सोचता है कि यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है बाहर जाने का। और एक आदमी बोलता है यही बंदा है ना जो लॉन्ग हेयर है और सूट पहना हुआ है। तो उसके बाजू वाला बोलता है इसके बाल थोड़े छोटे हैं लेकिन सूट इसी ने पहना है। तो किम जिन अपने मन में सोचता है कि वो लॉन्ग हेयर सूट वाले आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं। और तभी उसको रियलाइज होता है कि उसको वापस से एक चारे की तरह यूज कर लिया गया है। और तभी वह चिल्लाता है
और सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों लड़कियों की तरफ दिखाई जाती है। उसमें से एक लड़की अपने पीछे वाली लड़की को बोलती है कि मैनेजर क्या सूट को एक्टिवेट करने से कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन बिना ट्रेनिंग के 10% सिंक्रोनाइजेशन तक भी नहीं पहुंच सकता। और वह मैनेजर बोलती है कि इससे एक डेंजर रिड्यूस हो जाएगा। यह सूट बुलेट प्रूफ और स्टेप प्रूफ है। क्या तुमने सूट को एक्टिवेट कर दिया? तभी दूसरी लड़की बोलती है हाँ अभी जस्ट। और तभी वह कुछ देखते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सूट एक्टिवेट हुआ होता है तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे हीरो को पिटता हुआ दिखाया जाता है, जो कि सब तरफ से पिट रहा होता है। और सामने एक हट्टा कट्टा आदमी के जिनको बोलता है, ये बच्चे मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन इसको आसान बनाते हैं। और तभी हमारा हीरो बोलता है कि यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वह सामने वाला बोलता है कि यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, चुपचाप इधर आओ। पर किम जिन वहां से नहीं हिलता। तभी वो बोलता है कि तुम वहां खड़े क्यों हो? क्या तुम्हें सिचुएशन अभी भी समझ नहीं आ रही? क्या तुम्हें पीट के यहाँ से घसीटते हुए ले जाना पड़ेगा? तभी किम जिन मन में सोचता है, नहीं अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो क्या पता किसको पता है कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। जब वो किम जिन को मारने आ ही रहा होता है तभी फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों लड़कियों को देखते हैं जो किसी चीज को देख के बहुत शॉक हो जाती है और वह बोलती हैं कि यह क्या है। एक न्यू कॉम का रिकॉग्नाइज मिला है। तभी सिंक्रोनाइजेशन रेट स्क्रीन पर कैलकुलेट हो रहा होता है और वो 20% से स्टार्ट होकर बढ़ता चला जाता है। 40%, 80%, 98% जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन रेट 99% पर पहुंचता है तभी थ्रेशोल्ड एक्सीडेड 999% का नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। तभी हमें पता चलता है किम जिन का सिंक्रोनाइजेशन रेट उस सूट के साथ 99% होता है और फिर सूट का विजुअल नर्व सिंक और मसल फाइबर एनहांसमेंट ऑन हो जाता है। मैनेजर ये देख के बोलती है कि क्या हो रहा है, एक ऐसा सिंक रेट पॉसिबल ही नहीं है अभी के टाइम पर, यह तो एक मॉन्स्टर है। तभी सीन शिफ्ट होता है किम जिन की तरफ, जहां किम सामने वाले आदमी को देख रहा था जो कि उसको स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था। और तभी वह उसकी तरफ आते हुए अटैक को डज कर लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इसको डॉज कर लिया, जिस बात से किम मन ही मन में बहुत खुश था। और फिर वो एक डेविल वाली स्माइल देता है और अटैकर के चेहरे पर एक हिट मारता है, जिससे वो आदमी उड़ता हुआ एक दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिस चीज को देखकर सभी बाकी आए गुंडे डर जाते हैं। तभी जो सूट किम ने पहना था वो उसके साइज के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है, क्योंकि उस सूट में यूजर कंपेटिबिलिटी का फीचर था, जिस वजह से वो सूट अपने यूजर के अकॉर्डिंग अपना साइज एडजस्ट कर सकता था। तभी सीन शिफ्ट होता है दोनों लड़कियों पर और मैनेजर बोलती है, लास्ट टाइम जब 99% के अपर सिंक रेट अचीव हुआ था तब उस आदमी को एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ट्रीट किया जाता था और अब किम के पास नेशनल लेवल कॉम्बैट पोटेंशियल आ गया था। अब किम एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह बन चुका था और सामने की तरफ गैंग मेंबर जो खड़े होते हैं वो किम जिन को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि यह क्या है, और फिर बोलते हैं कि इसको तुरंत पकड़ो। और सभी एक साथ किम जिन की तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। जिसके बाद उसके सूट की पावर हमें तभी बताई जाती है कि ये सिंक्रो सूट है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ओरिजिनेट किया गया था। बहुत सारी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे वो ऐसा एक इक्विपमेंट बनाना चाहते थे जो एक इंसान को सुपर ह्यूमन एबिलिटी दे, लेकिन ये कुछ ऐसा हो जो एनिमीज के लिए अनडिटेक्टेबल रहे, और उसका रिजल्ट था यह सिंक्रो सूट। यह अल्ट्राथिन क्वांटम कंप्यूटर वाला एक सूट है जो कि ब्रेन वेव को रीड करता है और इसके अंदर नैनो मशीन थी जो कि यूजर के मूवमेंट को एनालाइज और फॉलो करती है, और इससे यूजर की एबिलिटीज को एनहांस करा जा सकता है। और इसमें कई सारी कैपेबिलिटीज मिलती है जो कि डेली एक्टिविटीज के थ्रू जब हम जासूसी करते हैं उसके काम आती है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने के बाद भी यह एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया था इंटरनेशनल जासूसी करने के लिए, और कई दशकों के लिए यह टेक्नोलॉजी टॉप मिलिट्री सीक्रेट थी। जब कोई पहली बार सिंक्रो सूट पहनता है तब उसका सिंक रेट जनरली 10% होता है, और इस सिंक्रोनाइजेशन रेट को हम मेडिटेशन या इमेज ट्रेनिंग के प्रैक्टिस के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन रेट होता है उतना ज्यादा सुपर ह्यूमन एबिलिटीज तुम यूज कर सकते हो। तभी किम जिन पर सीन शिफ्ट होता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि उसको सामने वाले गैंग मेंबर्स की मूवमेंट काफी स्लो दिख रही होती है और वह तभी सबको मारते हुए आगे निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि किम जिन ने एक इम्पॉसिबली हाई सिंक्रोनाइजेशन रेट को अचीव कर लिया है। तभी किम जिन अपने मन में सोचता है कि मैं पोजेस्ड हूं या नहीं यह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है।
एक एक सिंगल मूवमेंट, यह सब ऐसा लग रहा है कि कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, या सामने वाले गुंडे स्लो हो गए हैं। नहीं, मैं उनसे बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। और तभी हमें वापस से फाइट का सीन स्विच होता है और किम जिन सबको बहुत ही ब्रूटली मार रहा होता है। और फाइनली जब उसकी फाइट कंप्लीट हो जाती है, तभी सीन शिफ्ट होके हमें वह सूट वाला आदमी दिखाया जाता है, जो गेट की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें एक चारे की तरह यूज करने के लिए। मैं तुम्हें जल्दी रेस्क्यू करने आऊंगा। तभी उसके ईयरफोन में आवाज आती है, टीम लीडर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो वह बोलता है कि क्या हुआ? तो रिप्लाई आता है कि जिस लड़के को हमने सूट दिया था, जिसको हम चारे की तरह यूज कर सकते हैं, उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ गया है। यह बात सुन के सूट वाला आदमी चौंक जाता है और तभी बाहर की तरफ भागने लग जाता है और बोलता है कि क्या तुमने सूट को स्विच ऑफ करने की कोशिश की? तो रिप्लाई आता है कि हो ही नहीं रहा, एआई ने उसको फोर्सबली अनलॉक कर दिया है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तभी वह सूट वाला आदमी अपने मन में सोचता है, हमारे तो लग गए, अगर इस रेट पे सिंक्रो रेट चलता है तो जो यूजर की सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो जल्दी ही धराशायी हो सकती है और हम उस चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हमारे साइड से। और वह बोलता है कि मैं जा रहा हूं और मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा और तुम भी अपनी तरफ से कोशिश करो उसको रोकने की। तभी सूट वाला आदमी अपने मन में सोचता है, 99% सिंक्रोनाइजेशन रेट, हमें उसको रोकना ही पड़ेगा। अगर हमने इसको अकेला छोड़ दिया तो एक और मॉन्स्टर उसकी तरह पैदा हो सकता है। अभी हमें यहाँ नहीं बताया जाता किसकी बात हो रही है। और तभी जैसे ही वह बाहर पहुंचता है, वो देखता है किम हन को, जो सबको मार के एकदम बैड एस से पोज में खड़ा होता है। और जैसे ही टीम लीडर वहां आता है, वह देख के अपने मन में सोचता है कि क्या इस लड़के ने यह सब किया, और मुझे यह मत बोलना कि यह अब ऑलरेडी अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को खत्म कर चुका है। तभी किम जिन पीछे मुड़ता है और बोलता है, ओ तो तुम आ गए यहाँ पर, मुझे लगा कि तुमने मुझे ट्रिक किया है। तभी सूट वाला गाय शॉक होके अपने मन में सोचता है कि क्या यह पूरा सही है, इसको कुछ नहीं हुआ। तभी किम जिन उसको बोलता है कि यह बहुत अच्छा सूट है, यह एक सुपर पावर की तरह था, मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा कि कुछ ऐसा भी एक्सिस्ट करता है, इसकी कॉस्ट क्या है? तभी सूट वाला आदमी किम जिन से पूछता है कि क्या तुम सही में एकदम ओके हो? तो किम जिन कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम हर्ट हो, लेकिन सूट की वजह से मुझे कोई भी चोट नहीं लगी और मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तभी सूट वाला आदमी बोलता है कि यह इंटेंशनल नहीं था, लेकिन मैं सॉरी हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ। तो किम बोलता है कि कोई बात नहीं, यह एक बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। तभी सूट वाला आदमी बोलता है कि ठीक है, अब बहुत हुआ, तुम्हें अब ये सूट उतार देना चाहिए। किम बोलता है कि तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, मैं यहाँ से अभी तक भागा नहीं हूँ। तो तब तक लेकिन जब वह यह बोल ही रहा होता है, उतनी ही देर में सूट वाला आदमी उस पर नीचे से अटैक करने के लिए आ जाता है और किम जिन को एक ही स्ट्राइक में गिरा देता है। और किम जिन अपने मन में सोचता है कि क्या बिना सूट के भी यह आदमी इतना तेज है और इतना स्ट्रांग है, ये क्या हो रहा है? पर तभी सूट वाला आदमी किम जिन को बहुत ही गुस्से से देखता है और बोलता है कि सूट को उतारो तुरंत। तभी किम जिन बोलता है कि यस सर, और फिर हम बाकी सारे एजेंट्स को देखते हैं जो कि एक जगह इकट्ठे हो चुके होते हैं और वहीं पर हमें किम जिन को बैठा हुआ देखते हैं, जो इन सबको काम करते हुए देख रहा होता है और वो अपनी पिछली फाइट के बारे में याद कर रहा होता है कि कैसे उसने एक साथ इतने सारे लोगों को मारा। यह बिल्कुल एक सपने के जैसा था और वो मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसा किया। तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो किम जिन कहता है हाँ बिल्कुल, और यह मैनेजर होती है। मैनेजर के साथ एक और लड़की आती है। किम से मैनेजर पूछती है कि शायद तुम्हें उस फाइट के बाद अभी भी डिजी फील हो रहा होगा, यह एक एबनॉर्मल एक्सपीरियंस है तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेंस ऑफ रियलिटी जो है वह कम हो गई होगी। जब तक वो रिकवर नहीं होती तब तक तुम्हारा हमारे साथ रहना ही बेटर होगा। और वो पीछे वाली लड़की अपने मैनेजर से कहती है कि आपको इस लड़के को वो भी बता देना चाहिए। तभी मैनेजर बोलती है ओ राइट, और किम को बताती है कि हमारा काम कॉन्फिडेंशियल है तो तुम्हें यहाँ पर कुछ समय के लिए रहना पड़ेगा। किम जिन तभी किम बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब? तभी मैनेजर बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हें हेडक्वार्टर से 10 मिलियन वॉन कंपनसेशन के मिलेंगे। इस बात को सुनकर किम जिन इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो मैनेजर को कहता है कि तुम मुझे हथकड़ी भी पहना सकते हो इसके लिए, और मैनेजर की तरफ आंखों में चमक के साथ देखता है क्योंकि उसको पैसे मिलने वाले हैं और बोलता है कि अरे वाह, अब तो मैं और ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। किम की ये बात सुनकर मैनेजर बोलती है
कि क्या तुम उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में यूज करने वाले हो? तो किम जिन बोलता है, हाँ क्यों? तो मैनेजर बोलती है, नहीं कुछ नहीं। मैनेजर सोचती है कि यह तो क्रेजी है। तभी किम जिन उस सूट वाले आदमी को उस आदमी की तरफ जाते हुए देखते हैं जो कि डेड बॉडीज खरीदने आया था, और किम अपने मन में सोचता है कि यह तो वही बॉडी बायर है। तो फाइनली ये पकड़ा गया। तभी मैनेजर किम से पूछती है कि क्या तुम यह देखना चाहते हो कि हम झूठ कैसे पकड़ते हैं? और तभी सूट वाला आदमी उस बॉडी बायर को बहुत ही बुरी तरह मारने लग जाता है। तभी किम जिन ये देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि यह क्या कर रहे हैं? तो मैनेजर उसको बताती है कि यह एक साइकोलॉजिकल वेयरफेयर है। मैंने तुम्हें बताया ना, यह एक लाइट डिटेक्शन का प्रोसेस है। ये चीज सुन के किम जिन शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, यह लोग तो पूरी तरीके से पागल हैं, और यह भी क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह अभी तक ओवर नहीं हुआ? तभी वो लड़की किम जेन को बताती है कि यह अभी तक ओवर नहीं हुआ। हमने अभी तक सिर्फ उस गाय के ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा है, लेकिन हमें इसके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ना पड़ेगा कि यही तो रीजन था कि हम इनके बीच में घुस के डेड बॉडी सेलर की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि यह इन्हीं सबसे कनेक्टेड है। तभी सीन शिफ्ट होता है और बॉडी बायर दिखाया जाता है जो कि इतना मार खाने के बाद बोल रहा होता है कि प्लीज रुक जाओ, तुम्हें जो भी जानना है मैं बताऊंगा। तभी फिर लड़की किम जिन से बोलती है कि हमें दूसरे बंदे को पकड़ना था, इसकी वजह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा गया। और वह बताती है कि जिन लोगों को हमें पकड़ना है वह इलीगल ड्रग एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमन पे, और उनको पकड़ना ही हमारा गोल है। और तभी मैनेजर बोलती है, हांग सुआ, यह अननेसेसरी इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद करो, यह कॉन्फिडेंशियल है। तभी सुआ मैनेजर को देख के बोलती है, वो अच्छा ठीक। तभी जो सूट वाला आदमी होता है वो मैनेजर को बोलता है कि क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये तो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि वह इस सब में इन्वॉल्व होकर मरते मरते बचा है। और तभी मैनेजर अपने मन में सोचती है कि तुम ही वह थे जिसने इसको बेट की तरह यूज किया था। उसी समय मैनेजर बोलती है कि मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, कंटिन्यू करने से पहले क्या तुम्हें कुछ मिला? तो सूट वाला आदमी बोलता है उसको कुछ नहीं पता कि यह सच है कि इन्होंने बॉडी और जिंदा आदमियों को ट्रेड किया था अदर कंपनीज के साथ, पर उन लोगों ने इन बॉडीज को ट्रेड करने के लिए कुछ ऐसी गैंग को सेल किया जो किंडरगार्टन वैन ड्राइव करती है, और उन्होंने प्रोबेबली कई सारे स्टेजेस में इस चीज को डिलीवरी ली है ताकि वो पकड़े ना जा सके। तभी पीछे वाली लड़की बोलती है कि वेबटून के कई सारे चैप्टर निकल जाएंगे इसको ढूंढने में। तो सूट वाला आदमी बोलता है, यह सब अननेसेसरी चीज मत बोलो। और तभी वह लड़की पूछती है कि स्पेसिफिकली किंडर गार्डन 1 ही क्यों? क्योंकि इसके लिए और भी कई बड़े व्हीकल उसे हो सकते थे। तो अब तभी किम जिन बोलता है कि यह प्रोबेबली चेक पॉइंट को अवॉइड करने के लिए होगा। किंडरगार्टन वैन की एक इमेज है कि वो कोई खराब चीज के लिए यूज नहीं हो सकती। तो वो लड़की बोलती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तभी सूट वाला आदमी बोलता है कि तुम ही हो जिसको यह सब चीज नहीं पता। पर लड़की से किम जिन अपनी तारीफ सुन के बोलता है, अरे मुझे बस ऐसे कुछ लोगों के बारे में पता है जो कुछ गधे हैं और वह उनके पास सिरिंज टैटूज हैं। तभी पीछे से बॉडी बायर बोलता है, अरे हाँ सिरिंज टैटूज, उस गैंग के लोगों के पास सिरिंज टैटूज भी थे। तभी किम जिन शॉक हो जाता है। तभी हमारा सूट वाला आदमी किम जिन को एक बैकपैक पकड़ा देता है और बोलता है कि इसको पहनो, जिसके अंदर एक और सूट होता जो बिल्कुल पिछले वाले सूट की तरह होता है जो कि किम ने लास्ट फाइट में उसे करा था। तभी मैनेजर पूछती है कि क्या ये ओके रहेगा, क्योंकि इसका सिंक्रोनाइजेशन रेट बहुत ज्यादा था। तभी सूट वाला आदमी बोलता है, किम तुम पहले भी ठीक थे, क्या तुम अभी भी ठीक ही रहोगे? तभी किम जिन उनसे पूछता है कि क्या तुम यह चाहते हो कि मैं यह पहनूं? तभी सूट वाला आदमी बोलता है, हाँ। तो किम जिन कहता है कि मैं क्यों, जिस पर सूट वाला आदमी कहता है 50,000 वन पर आवर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किम जिन और उस सूट वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक गैंग के बेस में पहुंच चुके होते हैं जो सिरेंज गैंग होती है। और तभी अंदर से आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो और तुमने हमें कैसे ढूंढा? लेकिन तभी उन सबको अगले ही सीन में पिटा हुआ दिखाया जाता है और वो जिन और सूट वाले आदमी के सामने सच बकना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने सिर्फ डिलीवरी को दिया था और उन्होंने बताया गया था कि अगर इस चीज को खुद करते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सूट वाला आदमी पूछता है, तो तुमने उसको कहाँ डिलीवर किया? तो उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ उसको एक दूसरे कार में ट्रांसफर कर दिया, और उन्होंने कहा कि वह उसे एंटनेस्ट ले जा रहे हैं। तो किम जिन अपने मन में सोच के बोलता है कि एंटनेस्ट, यह तो शायद इंसडोंग एंटनेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सूट वाला आदमी कहता है कि मुझे वहां तक गाइड करो। किम जिन शॉक होकर उसकी तरफ देख ही रहा होता है कि तभी सूट वाला आदमी वापस बोल देता है कि 1 लाख वॉन मिलेगा।
जिस बात पे तो हमारा किम जिन इतना ललचा जाता है कि तुरंत सबसे पहले वही आगे बढ़ना चालू कर देता है। और तभी जो सिरिंज गैंग के लोग होते हैं वह सूट वाले आदमी को देख के बोलते हैं, हमने तो सिर्फ डिलीवरी की थी। लॉन्ड्रोमैट को तो किम जिन बोलता है, लॉन्ड्रोमैट का मतलब है। इतना बोलते ही सूट वाला आदमी बोल देता है 20। तभी लॉन्ड्रोमैट का सीन दिखाया जाता है जो इन दोनों से वापस से पिट चुके होते हैं और वह भी यही बोलते हैं कि हमने भी सिर्फ डिलीवरी की है, और उनको पीट के हटा दिया जाता है। और सूट वाला आदमी बोलता है कि यह तो कई सारे एपिसोड्स का काम था, लेकिन हमने इतनी जल्दी इसको कंप्लीट कर दिया। किम जिन बोलता है कि हाँ, बहुत कुछ हो चुका है, तो अब यह फाइनली डेस्टिनेशन है। हमारी फाइनल बॉस तो मैनेजर सोचती है कि एक रिस्पेक्टेबल फार्मास्यूटिकल कंपनी यह लीगल ड्रग्स बनाती है, यह सोचना काफी मुश्किल है। तभी सूट वाला आदमी बोलता है, यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लार्ज कॉर्पोरेशन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी और मीडियम साइज कॉर्पोरेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी छोटी और मीडियम साइज वाली भी है, और ये एक छोटी सी कंपनी है। तभी मैनेजर पीछे वाली लड़की से बोलती है कि तुम्हारा स्पीकर ऑन है। पीछे वाली लड़की बोलती है, ओह सॉरी। तभी सूट वाला आदमी किम जिन की तरफ देखता है कि तुम्हें यह सब चीजें कैसे पता है। तो किम जिन बोलता है, बस ऐसे ही मुझे पता है। और सूट वाला आदमी अपने मन में सोचता है कि यह आदमी बहुत यूजफुल हो सकता है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा किम अपने मन में सोचता है। आज 8 घंटे में मैंने 2 लाख वॉन कमा लिए, ओवरटाइम से 1.5 गुना ज्यादा। तभी सूट वाला आदमी बोलता है, चलो अंदर चले। तभी वह लोग गेट खोल देते हैं और अंदर की तरफ कई सारे गुंडे उनकी तरफ देख के देखते हैं, और ये चीज देख के ये दोनों भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और किम अपने मन में सोचता है, क्या इतने सारे लोग हैं यहाँ। तभी एक बड़ा सा आदमी सूट वाले आदमी की तरफ आ रहा होता है और बोलता है कि यह लोग, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ट्रेड करने आए हैं, यह तो शायद ये पुलिस वाले हैं। और तभी जो हमारा सूट वाला आदमी होता है उसको गुस्से से देखता है, और बस एक ही थप्पड़ में वो गेंडा नीचे जमीन चाटता फिरता है। इस चीज देख के बाकी के जो उसके मेंबर्स होते हैं वह थोड़े से तो डर जाते हैं, पर तभी अपने नंबर में ज्यादा होने की वजह से कॉन्फिडेंस में एक साथ वह सभी किम जिन और सूट वाले आदमी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सूट वाला आदमी अपने मन में सोचता है कि यह इजी तो नहीं है, लेकिन यह मैटर नहीं करता, और किम को पीछे देख के बोलता है कि अपना सूट भी एक्टिवेट करो। और तभी यह दोनों अपना सूट एक्टिवेट करके फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब सामने की तरफ होते हैं कई सारे गैंग मेंबर्स, और इस साइड 2 सूट पहने आदमी। सूट वाला आदमी किम को बोलता है कि तुम अपने सूट को भी एक्टिवेट करके फाइट में मेरी हेल्प करो। लेकिन जैसे ही वह किम की तरफ देखता है तो किम वहां से गायब था और बाहर भागते हुए चिल्लाता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी सूट वाला आदमी बोलता है, इस आदमी के साथ क्या गलत है। ये सब वो सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी पर पीछे से एक आदमी मार जा कमीने चिल्लाते हुए अटैक होता है, जिसको वो नीचे झुक के डॉज कर लेता है। और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो भूल ही गया था कि किम बस एक ऑर्डिनरी सा लड़का है, मैंने क्यों उसको एक साथी समझ लिया था, जबकि मुझे यहाँ सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ेगा। हमेशा की तरह ये सब सोचते हुए वो अपने पर अटैक करने वाले आदमी को एक ही पंच में उड़ा के दूर फेंक देता है, और अपने सूट की पावर लाइटनिंग स्पीड को ऑन करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें इस सूट की रियल पावर दिखाता हूँ। और उन सभी गुंडों की तरफ दौड़ के जाते हुए एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मारता हुआ एक गुंडे की तरफ पहुंच जाता है, जो इस सूट वाले आदमी की ऐसी पावर को देख के बहुत ही शॉक्ड था। तभी उसको भी एक पंच मार के बाकी के बचे हुए गुंडों की तरफ जाता है, और उन सबको कुत्तों की तरह मारने के बाद उसने बस 2 ही लोगों को छोड़ा था, जिनकी तरफ मुड़ के वो पूछता है कि तुम्हारा बॉस कहाँ है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक पीले बालों वाले आदमी को मोबाइल पर गेम खेलते हुए देखते हैं, जो कि बहुत गुस्सा होता है। और हमें पता चलता है यह पीले बालों वाला आदमी फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओ था, और इसका नाम गिल योंग है। अपने आदमियों पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है कि वह वापस से मर गया, और ये सब चिल्लाते हुए वो एक आदमी को मार रहा होता, क्योंकि उसने उसके टेस्ट सब्जेक्ट को मार दिया होता है। वो आदमी पीटते हुए सीईओ का पैर पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो। और सीईओ बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों माफ करूं, तुम क्या कर सकते हो, तुमने मुझे बोला था कि ये लास्ट टाइम था, लेकिन अब यह भी मर गया। तभी सीईओ सामने वाले आदमियों से पूछता है कि हमने कितने क्लिनिकल ट्रायल्स कर लिए। तो सामने वाला आदमी बताता है कि यह हमारा 4th टाइम होगा, क्योंकि 3 लोग पहले ही मर चुके हैं, और पीछे हमें तीनों मरे हुए बंदों की लाशें दिखाई जाती हैं। तभी जिस आदमी को सीईओ मार रहा होता है वह उससे दया की भीख मांगता है, लेकिन सीईओ उसको और जोर से मारने लग जाता है और बोलता है तुम गेम कैरेक्टर थोड़ी हो कि तुम मार जाओगे, लोग इतने आसानी से नहीं मरते।
तभी फिर सीईओ बोलता है कि अब हमने यह चीज पता कर ली है कि यह ड्रग कितना ज्यादा खतरनाक है, तो इस बार तुम नहीं मरोगे, लेकिन अगर तुम मार भी जाते हो तो हमने मैनेजर चोई को बोलकर एक और आदमी का इंतजाम पहले ही कर लिया था, और ध्यान से इस डोनेशन को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। तभी बाकी के आदमी उस पिट रहे आदमी को पकड़ के ले जाने लगते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन तभी पीछे का गेट खुलता है और एक डरा हुआ आदमी आकर बोलता है कि बॉस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी तरफ आ रही है। किसी ने हमारे अड्डे पे तोड़फोड़ मचा रखी है और वह अंदर घुसता चला आ रहा है। जिस बात को सुन के सीईओ शॉक होकर पूछ रहा था कि कौन है वो जो इतना तमाशा कर रहा है और बाकियों का क्या। तभी वह आदमी बोलता है, बस इतना ही, बाकी सब तो पिट चुके हैं। वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी सूट वाला आदमी पीछे से आकर उस आदमी को एक बहुत जोर की लात मारता, जिसकी वजह से वो आदमी सीधा दीवार से जाकर चिपक गया था। सूट वाले आदमी को देखकर वहीं पर खड़ा एक आदमी बोलता है, इस आदमी के साथ क्या गलत है, यह ऐसे फाइट कैसे कर पा रहा है। वो जब ये सब कह ही रहा होता है कि सूट वाला आदमी उसके मुंह पे बहुत जोर से मारता है। तभी एक आदमी सूट वाले आदमी की तरफ चाकू लेके बढ़ रहा होता है, लेकिन वो उसे भी अपने 2 ही स्ट्राइक के साथ मार देता है और आगे की तरफ देखते हुए बाकी के जितने भी बचे हुए बंदे होते हैं सबको मार रहा होता है। अब उसकी स्पीड को देख के जो पीले बालों वाला सीईओ था वो अपने मन में सोचता है कि क्या यह एक सूट हो सकता है और इसने कहां से हमारे बारे में पता किया और यह अंदर कैसे आया, मैं इसको अभी हैंडल नहीं कर सकता। तभी वह सीईओ अपना भी सूट एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके पास भी एक सूट है और वो बोलता है कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी वह सीईओ सूट वाले आदमी को एक पंच मारता है और बोलता है, कमीने हट जा मेरे रास्ते से, और उसके सामने से वह भाग जाता है। ये सब होने के बाद सूट वाला आदमी अपने मन में सोचता है कि इस आदमी के साथ क्या गलत है, क्या इसके पास भी एक सूट है और इसके पास तो बहुत ही ज्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ है, पर किसी भी तरह मुझे इसको पकड़ना ही होगा क्योंकि इसके पास भी एक सूट है और मैंने यहाँ अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म कर दी है, अब मैं क्या करूं। तभी वह अपने ईयरफोन पर बोल रहा होता है कि एक सूट वाला आदमी है, उसको पकड़ना ही होगा, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोकेट करो। ईयरपीस से आवाज आती है कि टीम लीडर, तुम बहुत ज्यादा थक गए हो और तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, मैं बाकी के एजेंट्स को सेंड कर रही हूँ। तभी वह सूट वाला आदमी नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि किम अकेले ही भाग गया, उसकी लोकेशन ढूंढो। तभी सीन किम पर शिफ्ट होता है जो इस फाइट से डर के भाग कर जा रहा था। तभी भागते हुए वो सोचता है कि क्या वह आदमी ठीक होगा, क्या मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही भाग गया तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, और वो ये सब सोचकर वही रुक जाता है। तभी उसके ईयरफोन में से आवाज आती है, किम क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो। तो किम ईयरपीस पर बोलता है कि ये भागना नहीं है, मैं एक टैक्टिकल रिट्रीट ले रहा हूँ। और तभी ईयरपीस से गुस्से में आवाज आती है कि ये सब नॉनसेंस बात करना बंद करो और टीम लीडर के पास उनकी मदद करने जाओ, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। तभी किम शॉक होकर बोलता है, सच में। वह सोचता है कि क्या उस बुढ़े ने सभी को एक साथ संभाल लिया है, यह तो बहुत ही औसम है। तो ईयरपीस से लड़की बताती है, हाँ उसने सबका ध्यान रख लिया है, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उसको ढूंढो और उसकी रक्षा करो जब तक वह रिकवर हो रहा है। तो किम बोलता है, हाँ ठीक है, इसकी चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही वह सामने देखता है तो उसकी तरफ वही पीले बालों वाला सीईओ दौड़ते हुए आ रहा होता है, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि उस आदमी के साथ क्या गलत है, मैं श्योर हूं वो एक सूट ही था, ये आदमी किन था और क्या यह मुझे पकड़ने आए हैं यहाँ तक। अब मुझे यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी भागना पड़ेगा ताकि यह लोग मुझे पकड़ ना सके। लेकिन तभी उसके सामने किम आ जाता है, जिसको देख के वह रुक जाता है और फिर सोचता है कि क्या यह भी सूट वाला आदमी है। यह कमीने इनके पास एक बैकअप भी था, और तभी वह किम की तरफ दौड़ते हुए बोलता है, कमीने मेरे रास्ते से हट जा, और एक जोर का पंच किम को मारता है, जिससे किम जाके एक पिलर पे लगता है। और किम अपने मन में सोचता है कि इसके साथ क्या गलत है, अचानक से आके इसने मुझे एक पंच क्यों मार दिया, और क्या इसके पास भी एक सूट है। तभी किम मैनेजर को बोलता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं बॉस की तरफ दौड़ूं, क्या मैं बॉस की तरफ दौड़ूं। लेकिन किम अभी ये सब बोल ही रहा था कि वो पीले बालों वाला सीईओ एक किक से किम की तरफ अटैक करता है, जिसको किम झुक के डज कर लेता है। लेकिन जिस पिलर पे उसकी किक लगी थी वो पिलर ही टूट जाता है और सीईओ बोलता है, कुत्ते के पिल्ले भाग जा, यहाँ से मुझे यहाँ से भागने दे। और वो वापस से किम की तरफ अटैक करने आ ही रहा होता है। यहाँ से कैसे भागू, किम ये सब सोच ही रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ किम को सूट के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये सूट को एक ऑन करने के लिए एक एक्शन डिसाइड करो, जैसे कि जो टीम लीडर है वो अपनी टाई को जैसे ही लूज करता है तो उसका सूट ऑन हो जाता है।
तो तुम ऐसा कोई एक्शन डिसाइड करो जिसको कि तुम करो तो सूट ऑन हो जाए। तभी सीन वापस से फाइट पर शिफ्ट होता है और हम केम को देखते हैं जो कि अपनी शर्ट का एक बटन प्रेस करता है जिससे उसका सूट ऑन हो जाता है और तभी वो उस आदमी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और उसी की तरफ जाते हुए बोलता है कि मेरे पास भी सूट है और सूट की पावर की वजह से उसकी मूवमेंट्स को बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर पा रहा था। तभी सामने वाला आदमी किम पर एक बहुत जोर का पंच मारता है जिसको किम नीचे झुक के डॉज कर लेता है और सामने वाले आदमी के पेट पे एक स्ट्राइक मारता है जिससे उस आदमी को कुछ भी नहीं होता और वो किम को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। ये देखकर तो किम शॉक्ड था कि मेरे इतने पावरफुल स्ट्राइक को डायरेक्टली अपने बॉडी पर लेने के बाद भी इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। अब किम ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सर पे बहुत जोर का पंच पड़ता है जिससे कि वह नीचे गिर जाता है और तभी सामने वाला आदमी उसको बोलता है कि मर जा कमीने और उसको एक किक मारने वाला था। किम अपने आप को बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन जैसे ही उस आदमी की किक उसको को लगती है वह उड़ता हुआ पीछे रखे सामान में घुस जाता है। अब वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल के उठा और सोच रहा था कि यह तो पागलपन है, इसके पास किस किस्म की स्ट्रेंथ है, मुझे इससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागना पड़ेगा। ऐसे आदमी से फाइट करना तो बिल्कुल चुतियापा है और क्योंकि अभी सूट एक्टिवेटेड है तो मैं यहां से बहुत ही जल्दी भाग सकता हूं। लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि उसके पैर में इंजर्ड हो चुका था। उसे जैसे ही यह चीज पता चलती है वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं इसको ब्लॉक करने के चक्कर में पहले ही इंजर्ड हो गया हूं और मैं यहां से भाग भी नहीं सकता, तो अब इस केस में मुझे इसके साथ फाइट करनी ही पड़ेगी। और तभी वह अपने पास आ रहे पंच को डॉज करता है और उस आदमी की तरफ डर से देखता है क्योंकि वह आदमी हवा में ही अपने आप को बैलेंस कर चुका होता है और उसकी तरफ वापस से किक मारने आ रहा था जिसको वह बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है और फिर सोचता है कि यह पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अगर मुझे एक भी हिट लगा तो मैं वही मार सकता हूं। अब मैं क्या करूं, मैं हमेशा के लिए तो डॉज नहीं कर सकता। अब फाइनली मुझे इस दानव को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा और अब इस चीज का सिर्फ एक ही रास्ता है। ऐसा सोचते ही सीन वापस फाइट पे शिफ्ट होता है जहां पर किम उसका पंच डज करके नीचे से उसको एक किक मारता है और मन में सोचता है कि मुझे फाइट बैक करना ही पड़ेगा। और तभी सामने वाला बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और वो किम पे एक स्ट्राइक मारने जाता है जिसको किम डॉज कर लेता है और सोचता है कि मुझे इसी तरह बिना अपने ऊपर एक भी हिट लिए इससे फाइट करना पड़ेगा। सामने वाला आदमी बोलता है तुम कमीने कहीं के मर क्यों नहीं जाते, लेकिन वो ये सब कह ही रहा होता है कि किम वापस उस पर एक अटैक कर देता है और सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही अटैक करता रहा तो मैं धीरे धीरे करके इसको मार सकता हूं। लेकिन तभी सामने वाला किम को एक और पंच मारता है जिससे किम पीछे वाली दीवार पर जाके चिपक जाता है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है। अब इतनी फाइट करके सामने वाला आदमी भी थक गया था और सोच रहा था कि मुझे लगा ये इजी होगा तो मैं इसको तुरंत मार के भाग जाता, लेकिन ये लड़ाई करने के लिए इतना जिद्दी क्यों है। फिर तभी वो किम को बोलता है कि अब आ जाओ, अब दो दो हाथ हो ही जाए, और वह उसकी तरफ एक पंच मारने जा रहा था जिसको किम पीछे की तरफ कूद के डॉज कर लेता है और शॉक होकर उसको देखते हुए सोचता है कि मैं बस मर ही गया था, नहीं अगर मैं सही टाइम पर रिएक्ट नहीं करता तो मैं पक्का मर जाता। मैं सिर्फ इसीलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि मेरे पास यह सूट है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस पर कितने भी हिट कर दूं लेकिन मेरी पावर बहुत कम है और मैं अब इसके पंचेस भी डॉज नहीं कर पा रहा हूं। अगर मुझे एक और हिट लगा तो मेरा यहीं पर मोए मोए हो जाएगा। अभी मुझे कैसे भी करके उसको एक अच्छा हिट मारना पड़ेगा। लेकिन अभी वो इतना सोच ही रहा था कि तभी उस सूट की एक और पावर एक्टिवेट हो जाती है और वह अपोनेंट के एनर्जी पॉइंट्स को देख पा रहा था, जिसको देख के वो बोलता है कि यह सब चीजें क्या है, जब मैंने फाइट स्टार्ट करी थी तब तो मैं इन सब चीजों को नहीं देख पा रहा था। क्या यह कुछ ऐसा है जिसको सिर्फ सूट पहन के ही देखा जा सकता है। और वह अपने ऊपर देखता है तो उसको अपने ऊपर भी वैसे ही एनर्जी पॉइंट्स दिखाई देते हैं, जिसको बहुत ध्यान से देख के वह सोचता है कि यह शायद एनर्जी का फ्लो है जिसकी वजह से हमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है, और अगर मैं इस एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गया तो मैं इस जैसे दानव को भी पेल सकता हूं। तभी सामने वाला आदमी किम पर अटैक करने के लिए आ रहा था, जिसको देख के वो अपने मन में सोचता है कि मैं भी इसकी तरह अपने अंदर स्ट्रेंथ ला सकता हूं अगर मैं उस एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करना सीख गया तो। लेकिन तभी सामने वाला उस पे अटैक करता है जिसको वो बहुत मुश्किल से डॉज करके सोचता है कि क्या मैं यह कर सकता हूं, नहीं अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ये चीज ट्राई करनी ही पड़ेगी। अब वह अपनी एनर्जी पर फोकस करता है और अपने सूट में उसी तरीके का एनर्जी पैटर्न बनाने लगता है जैसा कि सामने वाले आदमी के सूट में बना हुआ था।
और तभी उसके पंच में एक पावर आ जाती है और वो सोचता है कि हाँ, यह काम कर रहा है। और अभी वो यह सोच ही रहा था कि तभी सामने वाला आदमी उसके चेहरे पे एक बहुत जोरदार पंच मारता है, क्योंकि उसने फाइट से अपना ध्यान हटा लिया था। लेकिन किम अपने आप को जैसे तैसे बैलेंस करके वापस से फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिस चीज को देखकर सामने वाला आदमी भी एकदम शॉक हो जाता है। तभी किम सोचता है कि अब मैंने फाइनली इसको ब्लॉक कर लिया, यह काम कर गया। ये साला किम सोचता ज्यादा है, फाइट कम करता है। अरे सॉरी, माफ करना, कभी कभी गुस्से में इधर उधर हो जाता है। चलो अब फाइट पर वापस आते हैं। तभी किम सामने वाले आदमी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारी मैं खो दूंगा। और फिर उसके पेट पर एक बहुत ही जोर का पंच मारता है, जिससे उस आदमी के मुंह से खून निकल जाता है, जिसको देखकर वो सोचता है कि अब मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, लेकिन स्पीड थोड़ी स्लो है, जिससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं जीत सकता हूं। और तभी सामने वाला आदमी बोलता है कि अब मुझे हंसाओ मत। तभी किम सोचता है ये साला गांडू फिर सोचने लग गया, चलो छोड़ो। वो सोचता है कि अगर मेरे पास स्ट्रेंथ आ गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे मुझको मारने दूं। मुझे स्पीड मोड को यूज करना ही पड़ेगा ताकि मैं इसके अटैक्स को डॉज कर सकूं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और तभी उसके ऊपर एक और अटैक हो जाता है, जिसको कि वह जैसे तैसे संभालता है और उसका एनर्जी फ्लो बिगड़ जाता है। और वह फिर से सोचता है कि तुरंत पावर मोड से स्पीड मोड पर स्विच करना मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तभी सामने वाला आदमी किम पर अटैक करने आ ही रहा था कि किम जैसे तैसे उसके अटैक को डज करके अपने मन में सोचता है कि अब मुझे एनर्जी फ्लो को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्विच करना पड़ेगा। जैसे कि तुरंत पावर मोड से स्पीड मोड और फिर वापस पावर मोड और तुरंत स्पीड मोड ऑन करके वो उस आदमी के पीछे आ जाता है जो उसको पकड़ने आ रहा था, और पीछे से ही उस आदमी के ऊपर पावर मोड ऑन करके एक अटैक करने का सोचता है। लेकिन ये ऑन करने में उसको इतना टाइम लग गया कि वह आदमी उसके ऊपर एक अटैक करने आ ही गया था, जिसको डॉज करने के लिए किम को वापस से स्पीड मोड पर आना पड़ता है। और अटैक डॉज करने के बाद सोचता है अब मुझे समझ में आ गया कि इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। बस अब मुझे इस चीज को जितना हो सके उतना फास्ट करने की जरूरत है। और तभी वो पावर मोड पर स्विच करके सामने वाले आदमी के फेस पर अटैक करता है और पीछे हट जाता है। तभी सामने वाला आदमी भी अपने सूट को पावर मोड को ऑन कर लेता है और किम की तरफ एक अटैक मारने आ रहा होता है, जिसको किम बहुत ही फोकस होकर देख रहा था और उसको डॉज करके वापस से उस आदमी पर एक और पंच मारता और बोलता है कि मुझे और तेज करना पड़ेगा। और तभी वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए उसके रिब्स पर एक बहुत ही जोर का पंच मारता है, जिससे उस आदमी की चीखें निकल जाती हैं और वह अपने मुंह से खून थूकता हुआ डिसबैलेंस हो रहा था कि तभी किम बिना रुके उसके अपर पंचेस और किक्स की बारिश करता है और उस आदमी को कुत्तों की तरह मार रहा था। और फाइनली एक जोर की किक उसके पैर पे मारते हुए उस आदमी को गिरा देता है। अब वो आदमी एक शॉक में था कि अचानक से इसके पास इतनी पावर कैसे आ गई कि यह मुझे इस फाइट में इतनी कुत्तों की तरह धो रहा है। लेकिन तभी वह किम को अपने ऊपर हवा में मारने के लिए आता हुआ देखता है, जिसे देख के वह भी किम से पंच टकराने के लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अपना सबसे स्ट्रांगेस्ट पंच लेके बढ़ते हैं। लेकिन अब किम का पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वह उस आदमी से जैसे ही पंच टकराता है तो वो आदमी नीचे जमीन पे जाके बहुत जोर से पटकाता है और किम उसी के ऊपर लैंड करके उसके पेट पे उसको एक और पंच मारता है, जिससे कि वह आदमी बिल्कुल अधमरी सी हालत में आ जाता है। और तभी उसका हाथ दिखता है जो कि पूरी तरीके से टूट चुका होता है। उसकी उंगलियां भी बहुत बुरी तरह से टूटी हुई दिखती हैं। तभी किम उसके मुंह पे एक और फाइनल पंच लैंड करके चैन की सांस लेकर साइड में जाके बैठ जाता है। और तभी उसके सूट की पावर अपने आप खत्म होने लगती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और बोलता है कि अब तो पार्ट टाइम का पैसा छोड़ो, मेरे हॉस्पिटल का बिल उससे कहीं ज्यादा आएगा। और ये सब सोचते हुए वह बेहोश हो जाता है। तभी जो पुराना सूट वाला आदमी होता है वो किम के पास आता है और अपने हाथ में एक सिगरेट निकालकर किम के ऊपर टच करके देखता है कि क्या उसको कहीं ज्यादा लगी तो नहीं, पर वो बस बेहोश हुआ था और सूट ने उसको किसी भी बड़ी इंजरी से बचा लिया था। बस उसके बॉडी पे थोड़ी मोड़ी खरोंचें थीं। ये सब देखने के बाद को सोचता है कि एक बंदा जिसने जीवन में पहली बार सूट पहना है उसने एक दूसरे सूट वाले आदमी को टेक डाउन कर लिया, और वह भी स्ट्रांगेस्ट पावर टाइप सूट पहनने वाले को। यह चीज बिलीव करना काफी मुश्किल है और बोलता है कि शायद इस बार मैंने एक इंटरेस्टिंग टैलेंट को ढूंढ लिया है। देखो दोस्तों, जो वॉइस मैं पहले यूज करता था वो अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिस वेबसाइट से मैं उसे लेता था वहां से वो वॉइस हटा दी गई है।
इसलिए अब मैं उसकी जगह ये नई वॉइस यूज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये नई वॉइस पसंद आती है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं आगे की सारी स्टोरीज इसी वॉइस में डालूं। लेकिन अगर तुम्हें पुरानी वाली वॉइस ज्यादा पसंद थी तो थोड़ा इंतजार करो। अगर वो वेबसाइट पर वॉइस वापस आ गई तो मैं फिर से उसी पुरानी वॉइस के साथ वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए इसी वॉइस में काम चलाना पड़ेगा। तो चलो ज्यादा बकचोदी न करते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तभी हम किम का पास्ट देखते हैं, जहां वह हमें बता रहा था कि मेरे दोस्त मुझको गरीब बच्चा कहते थे, लेकिन मुझे वह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं अपनी दादी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था। लोगों के पास उन पर सूट करने वाले कपड़े होते थे, लेकिन जब भी मैं अपनी दादी को काम में हाथ बटाता था तब वो मुझे ऐसा काम करने से रोकती थी। लेकिन इस पेट पूजा से पहले पेट तोड़ने वाली दुनिया में मेरे पास जब कुछ पहनने को भी नहीं था, जब मैं 13 साल का हुआ तब मुझे एक लिटिल सिस्टर मिली, और तभी वह अपनी दादी की तरफ देखता है, जो उसको बोलती है कि भाई मुझे भूख लगी है, और वो बोलता है कि उसकी दादी को डिमेंशिया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। जहां अभी के टाइम में एक 13 साल के उस बच्चे के लिए गलियों पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। और सीन तभी उसके काम पर शिफ्ट होता है, जहां वो अपनी कार्ड को देखकर बोलता है कि सारे बॉक्सेस कहाँ गए। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उसके सभी बॉक्सेस को उसके कार्ड से उठा के ले जा रहा था, और किम उसको बोलता है कि यह मैंने कलेक्ट किए हैं। तो वो बोलता है कि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, यह मेरा इलाका है, यहाँ से भाग जाओ। देख रहे हो बुढ़े को एक पैर कब्र में, दूसरा खाई में, फिर भी चौदू गांड ऐसे चौड़ी कर रहा है जैसे कहीं का नवाब हो। कोई ना, हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। किम बोलता है भोसड़ी के जैसी दुनिया थी, ना मोहब्बत दी ना जीने दिया। अब सीन कट होता है और किम एक पोस्टर के सामने खड़ा था जिसने एक जॉब के बारे में लिखा था, जिसके लिए कोई आगे लिमिट नहीं थी। तभी एक आदमी सिगरेट फूंकते हुए किम को देखकर सोचता है कि माना कि यहाँ कोई आगे लिमिट नहीं है, पर इतना चिरकुट बच्चा यहाँ क्यों आ गया? गांड में गूदा तो है बच्चे के, और इस पर कोई शक भी नहीं करेगा। फिर लीक से पूछता है, ए बच्चे चलता? किम बस उसको घूरता है पर कुछ बोलता नहीं, और अपने मन में सोचता है कि बुलाती है, मगर जाने का नहीं, लेकिन पैसे के लिए अपन कुछ भी करेगा। मेरी जान तुम बोलकर तो देखो, अब कोई बच्चे पर शक नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया था। काम बहुत सिंपल था, मुझे कुछ पैकेजेस डिलीवर करने थे, पर मुझे बहुत ही जल्दी पता चल गया कि यह कोई अच्छी जॉब नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि दाल भात खाना है तो कमाना तो पड़ेगा। तभी सीन दादी पर आता है, जो ज्यादा काम करने से रोड पर गिर के मार गई थी। और इस चोमू को देखो जो मारते ही पासबुक देखने बैठ जाता है और बोलता है कि बुढ़िया माँ, थोड़ी सी तो अकाल आ ही गई मारने से पहले, जो उसने मेरे कुछ खर्चे कम कर दिए। आगे जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरा दुख मेरी दादी की तरफ कम होता गया, और लेकिन उनके जो शब्द थे वो मेरे कानों में अभी तक गूंजते हैं। देखो देखो, बोल भी कौन रहा है? साला एक नंबर का कमीना था, मारते ही पासबुक लेकर बैठ गया और अब बोल रहा है कि दुख हुआ था। अब ये झंडू कहीं पर तो चलते हुए जा रहा था, और तभी अपने बाजू में एक लड़की को देखता है जो फोन पर कहती है कि मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया और इस सूट के लिए थैंक यू, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तभी किम सोचता है कि यहाँ भी लोगों के पास वो कपड़े हैं जो उन पर सूट करें, लेकिन जो कपड़े मुझे सूट करते हैं वो यही होने चाहिए। और उसके ये सोचते ही सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ किम की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक बेड पर लेटा हुआ पाता है, और इधर उधर देख के बोलता है कि यह कौन सी जगह है, और अपने चेस्ट के पास हाथ लगा के बोलता है कि यहाँ दर्द हो रहा है। अरे हाँ, मैं तो वही बेहोश हो गया था, लेकिन अभी मैं कहाँ पर हूँ? तभी एक आवाज आती है कि ओह तो तुम जग गए, और किम चौंक के उस तरफ देखता है जहाँ पर वही मैनेजर खड़ी थी, जो वो बोलती है कि टीम लीडर तुम्हें यहाँ लेके आए थे। लेकिन मैं इस बात से सरप्राइज हूँ, तुमने उस सूट वाले आदमी को अकेले ही पकड़ लिया। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि तुम उसे भगाना ही चाहते थे, लेकिन तुम उससे लड़ते क्यों रहे? किम अपने मन में सोचता है कि मैं भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैं इंजर्ड हो गया था। अब ये फट्टू फुल चौड़ में आकर झूठ बोलता है कि मेरा ईयर पीस टूट गया था, तो मुझे यह सब चीजें सुनाई नहीं दी। तो मैनेजर बोलती है कि तुम लकी थे कि तुम यह सब चीजें अकेले संभाल पाए, अगली बार सिर्फ भाग जाना। तो किम बोलता है कि अगली बार, और तभी उसके सामने की खिड़की पर से पर्दा हटा, जिससे बाहर झांकने के बाद बोलता है कि यह कौन सी जगह है?
तो मैनेजर बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वहां से टीम लीडर आता है और किम को बोलता है, बैक्या में तुम्हारा स्वागत है। और किम बाहर की तरफ एक ऊंची बिल्डिंग से पूरे शहर को देखकर बोलता है, बैक्या। तभी टीम लीडर का हेडक्वार्टर है और तभी हमें वह बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि बहुत बड़ी होती है। और किम बोलता है कि क्या यह बहुत ही ज्यादा नहीं, या तुम लोग मुझे किसी तरीके से फंसाना चाहते हो। बकेया एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से बनी हुई थी। उसने कई सारे नेशंस और कॉरपोरेशन के लिए इंटेलिजेंस को सप्लाई किया और वह कई सारे टास्क करते थे, जैसे कि पब्लिक सिक्योरिटी और भी कई सारे। अब ये सब सोचकर किम लीडर से कहता है, तो तुम मुझे यह कह रहे हो कि मुझे बैक्या के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो टीम लीडर कहता है कि हाँ, तुम वैसे भी अनएम्प्लॉयड हो। तो किम कहता है, अनएम्प्लॉयड? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मैं क्रिप्टो ट्रेडर हूँ? तभी मैनेजर कुछ पेपर्स को हाथ में पढ़ते हुए बोलती हैं कि इस प्रॉफिट के साथ तुम बिल्कुल भी एक क्रिप्टो ट्रेडर नहीं लगते हो। तभी किम बोलता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता, और सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है। क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए इन्वेस्टिगेट किया ताकि वह मुझे अपने टीम में ले सके, या इसलिए क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन इलिट्स से भरी हुई है और उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके सभी बुरे कामों को करे? क्योंकि यह एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जिससे मैं स्टार्ट कर सकूं। क्या यह एक एम्प्लॉयमेंट स्कैम हो सकता है? जो भी है, इनके पास कोई दूसरा मोटिव होगा ही जिसकी वजह से वो मुझे रिक्रूट करने के लिए तैयार है। तभी उसको टीम लीडर कहता है, किम जिन, ज्यादा इधर उधर मत सोचो क्योंकि तुम मुझे ही चाहिए। ये दोनों साथ में तलवारें टकराएंगे। अब ये चीज को सुन के किम भी एकदम शॉक्ड रहता है और मैनेजर की तरफ देखता है और बोलता है कि यह कैसी बात कर रहा हो, दिमाग वगैरह ठिकाने पर तो है ना, मेरे पास मत आना, मैं लड़का हूँ, दूर रहो मेरे से। इस बात को सुन के तो मैनेजर को भी 400 वोल्ट का झटका लग गया था और मैनेजर भी एकदम शॉक्ड थी। तभी टीम लीडर बोलता है कि चुप कर बे, झंडू कुछ भी सोचने लग जाता है। क्या तुम्हें पता है 99% सिंक्रोनाइजेशन रेट का क्या मतलब होता है? किम पूछता है क्या? तो मैनेजर बताती है कि इसका मतलब है कि तुम सूट की 99% पावर को उसका यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम बहुत इजीली एक ए पार्ट बन सकते हो। तो किम पूछता है, तो इससे क्या होगा? तभी मैनेजर बोलती है कि यह बहुत ज्यादा पावर है जिसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इस सूट से जो टाइम पावर मिलती है वो तुम्हें फोर्सफुली नैनो टेक्नोलॉजी से मिलती है, और जितना ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन रेट होगा उतना बॉडी और माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यह सब कुछ पिछले केसेस के साथ था जो कि 99% अचीव कर पाए थे, उनका माइंड कोलैप्स हो जाता था। तभी किम बोलता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी टीम लीडर बोलता है कि हाँ, तुम्हारे पास 99% सिंक्रोनाइजेशन है, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को एकदम सही रखा और तुम्हारी सेल्फ कॉन्शियसनेस को कोई दिक्कत नहीं आई, इसीलिए मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है। और अगर तुम उस पावर को एक अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, या यह कह लो कि तुम यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट बन जाओगे। तो किम अपने मन में सोचता है कि क्या तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड पसंद है? क्या तुम मुझे मीठी मीठी बातें करके किसी तरीके अपने लिए काम करवाना चाहते हो? लेकिन नहीं, इतना मुश्किल काम मैं कभी भी नहीं करूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है, 4000 यह न्यू एजेंट का सबसे फर्स्ट पे होता है। जिस चीज को सुन के किम तुरंत बेड से उठ के खड़ा हो जाता है और पूछता है कि इंटरव्यू कब है। तभी मैनेजर बोलती है कि क्या यह सच है? यह बंदा पैसों के पीछे इतना पागल है। लेकिन टीम लीडर, यह तो एनुअल सैलरी है ना कि मंथली। तभी टीम लीडर बोलता है, चुप हो जाओ। तभी किम पूछता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं घर जाऊंगा? तभी मैनेजर बोलती है, नहीं, क्योंकि तुम एक अच्छे सैंपल हो तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जाएगा। तभी मैं टीम लीडर बोलता है, परेशान करना बंद करो और तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम पास हो ही जाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है इंटरव्यू में, जहां किम सोचता है कि यहाँ कुछ तो गलत लग रहा है। वो ताई ह्यून यानी कि डायरेक्टर ने 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं सिखाया है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर एक काफी शांत सा एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन यहाँ तो सब लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। तभी सामने से आवाज आती है कि तुम सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम सियोना है। और वो सबको एक एक शीट पकड़ाकर बोलती है, इसको फिल करो, तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है। और वो शीट किम को भी दी जाती है।
किम बोलता है ओ थैंक यू। तभी वो लड़की वहां से जाने लगती है और बोलती है कि मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। और तभी सीन वापस से किम पर शिफ्ट होता है, जो सोच रहा था कि मुझे बुलाने से पहले क्या उन्होंने चेक नहीं किया और क्या मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंसेस इसमें लिखना चाहिए। वो आदमी क्या सोच रहा था कि मुझे इतने सारे लोगों में से पास कर दिया जाएगा, क्या मुझे अभी गिव अप कर देना चाहिए या फिर मैं एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट ही बनूंगा, पर मेरी सैलरी तो सिर्फ 330 है। अभी मेरे दिमाग में कुछ स्टॉक्स भी थे जिन्हें लेने के लिए मुझे पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी 10 मिनट खत्म हो जाते हैं और वो एग्जामिनर वापस आकर बोलती है कि 10 मिनट हो गए। तो किम सोचता है क्या अभी से 10 मिनट हो गए, और वो दूसरी तरफ जाने लगती है और बोलती है कि मैं उस साइड से कलेक्ट करना चालू करूंगी। एल तभी वो अपना पेन नीचे गिरा देती है, जिसको किम उठाकर मैनेजर को देख के बोलता है कि एक्सक्यूज मी, तुमने अपना पेन ड्रॉप कर दिया था। तभी मैनेजर उससे पेन लेते हुए बोलती है ओ थैंक यू। तभी किम मैनेजर की तरफ एकदम प्यार से देखता है और मैनेजर बोलती है कि क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है, ये एक फ्लर्टिंग इंटरव्यू तो नहीं है। तभी किम इस बात से शॉक्ड होके बोलता है कि मुझे माफ कर देना, तुम पहले से कुछ अलग दिख रही हो, मुझे लगा कि तुम कोई और हो, काफी पॉपुलर होगे। और तभी वो उसके हाथ से पेपर लेते हुए बोलती है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे रूम में, जहां दो लोग एक स्क्रीन पे किम का इंटरव्यू ही देख रहे होते हैं। और तभी तकड़ू बोलता है क्या यहाँ कोई तो है जो बता सके कि क्या यही वो बंदा है जिसने डायरेक्टर ने रिकमेंड किया था। वैसे यह मैंने जैसा सोचा था, क्या यह पास हो पाएगा। और इसका ना तभी टकलू कॉन्ग बोलता है यह सिर्फ लक है और इसका टेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, यह एक प्रैंक है जो डायरेक्टर ने एक बेट लगा के कर लिया है। तभी पीछे से अपना डायरेक्टर भी आ जाता है, जो बोलता है कि एक प्रैंक, हाँ यह सच है और ये एक स्पेशल प्रैंक है। और उन दोनों से पूछता है कि क्या यहाँ सभी टीम लीडर्स आ गए हैं।